तो सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश शुक्ल और आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता हिंदी के लिए विशेष कक्षा, जिसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन दे रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा आप सबको बता दूं साथियों कि आप सबकी विशेष मांग पर नया बैच शुरू किया गया है, जिस बैच का नाम है स्वतंत्रता बैच, जिसमें प्री और मेंस के अप्रोच से आपको पढ़ाया जाएगा। एक चैप्टर समाप्त करने के बाद उससे संबंधित मेंस के सवाल आपको दिए जाएंगे और वो सवाल आप हल करके मुझे दोबारा भेजेंगे। उसमें तो जो बेस्ट कॉपीज होंगी उनको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि लेखन कैसे करना है। इसके अलावा साथियों आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और निश्चित तौर पर आपके चयन तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो चलिए जुड़ते हैं स्वतंत्रता बैच से और व्हाट्सएप करते हैं आज ही 9628959237 पर। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सवालों से ये सिलसिला। आप लोग इतने पुराने स्टूडेंट हो गए हैं, आप सब को मैं क्या बताऊं कि 2022 में आपने कोर्स खरीदा था, 3 साल हो गया, फिर भी आपका कोर्स हटाया नहीं गया। इसके लिए तो पहली चीज आपको एकेडमी को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि हमने ये वादा किया था कि जब तक आप सबका कोर्स तब तक रहेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी। अगर आप हमारे यहाँ प्रवेश लेते हैं तो टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए 8318489291 पर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं। हमारी टीम उसको देख के और आपकी समस्या का समाधान करती है। ठीक है, ये हमारे तकनीकी जो बच्चे प्रवेश ले चुके हैं, तकनीकी समस्या अगर किसी के साथ आ रही तो यहां व्हाट्सएप करना है और प्रवेश से संबंधित कोई जानकारी के लिए 9628959237 पर व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास शुरू होने से पहले लाइक कर देते हैं, उनको हृदय से धन्यवाद। जो बाद में करते हैं उनको भी धन्यवाद। चलिए अब यहां देखिए, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। देखिए, जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और वर्णमाला अगर किसी को आता है, देखिए वर्णमाला अगर आपको आती है तो संस्कृत वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला और शब्दकोश के साथ साथ संस्कृत की संधियां आपको आएंगी, हिंदी की संधियां आपको तभी आएंगी। यानी वर्णमाला से 3-4 चैप्टर कनेक्टेड हैं। अगर आपको वर्णमाला नहीं आता तो सब बेकार है। इसलिए वर्णमाला तो आपके लिए आना जरूरी है। वर्णमाला की मूलभूत और महत्वपूर्ण चीजें आपको बता देते हैं। जैसे आपसे क्या पूछा जाएगा कि स्वर यंत्र मुखी क्या है? क्या पूछा जाएगा? स्वर यंत्र मुखी किसे कहते हैं? स्वर यंत्र मुखी किसे कहते हैं? तो स्वर यंत्र मुखी का मतलब होता है वह वर्ण जिसका उच्चारण हम कहां से करते हैं? स्वर यंत्रों के माध्यम से करते हैं, अर्थात इसको स्वर यंत्र मुखी कहते हैं। ठीक है, हा को। इसी तरीके से कुछ और सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल यह पूछा जाएगा कि कौन सा व्यंजन हमारा नव विकसित व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है? नव विकसित व्यंजन है। ठीक है, तो आज ही मैंने आप सबको, जो पेड स्टूडेंट्स हैं, उनको आज ही मैंने यह सवाल पढ़ाया था, बताया था। अगर आपसे पूछा जाए कि नव विकसित व्यंजन पहले किस रूप में थे, यानी वैदिक संस्कृत में ये किस रूप में थे, तो मैंने आज ही आप सबको बताया है कि जो नव विकसित व्यंजन है, यानी ये हमारा ल और ये ह, यानी यह जो ड और ढ के जैसे आपको देखने में लग रहा है, तो यह पहले यह हमारा ड है और ये हमारा ढ है। और इनका जो प्रयोग है वो कब से शुरू होता है यह भी हमको मालूम होना चाहिए। तो जो ये नव विकसित व्यंजन हैं, इनका जो विकास होता है वो कहां से होता है? अपभ्रंश से होता है। कहां से होता है? अपभ्रंश से होता है। ठीक है, वर्णमाला मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी तरीके से एक चीज और पूछी जाती है आपसे। क्या पूछी जाती है? कि पूछा जाएगा साथियों कि ओ यह ध्वनियां किस प्रकार की हैं?
यह ध्वनियां ह्रस्व हैं या यह ध्वनियां दीर्घ हैं। अब अगर इन ध्वनियों को देखें तो यह ध्वनियां हमें कहां मिलती हैं? यह ध्वनियां हमें साथियों पाली भाषा में मिलती हैं। कहां मिलती हैं? पाली भाषा में मिलती हैं। और इस पाली भाषा में जहां पर ये चंद्र लग जाता है तो चंद्र लगने का ही मतलब हो जाता है कि ये ध्वनियां ह्रस्व हो गई। यह ध्वनियां क्या हो गई? ह्रस्व हो गई, बल्कि औ नहीं है, वहां पर ऐ है। ठीक है, ऐ और ओ ये ध्वनियां थी, तो ये कैसी ध्वनियां हैं? ह्रस्व ध्वनियां हैं। अब इन्हीं ध्वनियों को अगर हमें दीर्घ करना हो तो कैसे करेंगे? दीर्घ हम कर देंगे ओ और औ, ये हमारी दोनों दीर्घ ध्वनियां हैं। इसी तरीके से और भी सवाल पूछा जाएगा। सर वैदिक वाला तो टाइप नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, अब यहां और चीजें देखिए। जैसे वर्णमाला में मतलब बहुत सारे सवाल हैं। जैसे आपका एक है ल वर्ण, तो इसको पार्श्विक क्यों कहा जाता है? ल को पार्श्विक कहा जाता है, यह भी सवाल पूछा जाएगा। इसी तरीके से र को क्या कहा जाता है? यह भी सवाल पूछा जाएगा। तो जो ये वर्णमाला का विभाजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन है, तो इन ध्वनियों को भी हम ध्यान में रख के पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहां पर एक सवाल और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अर्धस्वर। क्या पूछा जाएगा? अर्धस्वर। अब साथियों संस्कृत में अर्धस्वरों की संख्या होती है 4 और हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या होती है 2। संस्कृत में 4 अर्धस्वर कौन कौन से हैं? तो वो हैं य, र, ल और व। अब इन्हीं 4 अर्धस्वरों के आधार पर ही एक संधि बनी है। क्या बनी है? इको यणचि। इको यणचि 4 अर्धस्वरों की ही संधि है और हिंदी में इनकी संख्या केवल क्या हो जाती है? या और व। तो यहां पर भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यह व क्या है। यह 2 अर्धस्वर हिंदी में है और संस्कृत में अर्धस्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? तो संस्कृत में अर्धस्वरों की संख्या हो जाती है साथियों 4 हो जाती है। इसी तरह का सवाल और पूछा जाता है। मतलब ये आप ध्यान रखिए कि आप एलटी के जो जीआईसी प्रवक्ता अगर पढ़ रहे हैं तो दोनों में संस्कृत व्याकरण, संस्कृत वर्णमाला, हिंदी व्याकरण और हिंदी वर्णमाला दोनों पढ़ना है। इसलिए दोनों को तुलनात्मक रूप में आप जानते रहिए कि अगर आपसे सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। जैसे अगर आपसे पूछ ले साथियों कि अघोष ऊष्म, क्या पूछ ले? अघोष ऊष्म ध्वनियां संस्कृत में कितनी हैं? क्या पूछेगा? अघोष और ऊष्म ध्वनियां संस्कृत में कितनी हैं? तो आप क्या बताएंगे? तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? इनकी संख्या हो जाती है 3। अघोष ऊष्म ध्वनियां कितनी हो जाती हैं? तो वह 3 हो जाती हैं। अब अघोष ऊष्म ध्वनियां 3 हो जाती, कहां हो जाती हैं? संस्कृत में। वह ध्वनियां कौन सी हैं? यानी एक तो हमारा हो जाता है विसर्ग, एक हमारा हो जाता है जिह्वा मूलीय जिसको क हलंत कहते हैं, और एक हो जाता है प जो कि उपमध्यमानीय होता है, उपध्यमानीय होता है। तो ये उपध्यमानीय है, ये जिह्वा मूली है और ये क्या है? विसर्ग है। ठीक है, यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भैया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहां पर। ठीक है, एक सवाल और ध्यान रखिएगा, अघोष संघर्षी। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि अघोष संघर्षी वर्ण कौन सा है, साथियों सवाल पूछे कि अघोष संघर्षी वर्ण कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि अघोष संघर्षी वर्ण कौन से हैं? ये थोड़ा सा सवाल यहां पर बदल गया। अघोष संघर्षी का मतलब हो जाता है तीनों सकार जो हैं वह अघोष संघर्षी वर्ण हैं। लेकिन इसी में थोड़ा सा और भी बदल दे तो आप क्या बताएंगे कि घोष ऊष्म वर्ण कौन सा है? क्या पूछे? घोष ऊष्म वर्ण कौन सा है? घोष ऊष्म वर्ण कौन सा है साथियों? तो आप जवाब देंगे ह जो है वह घोष और ऊष्म वर्ण है। घोष ऊष्म वर्ण कौन सा है? अ है। इसी तरीके से पूछे कि संस्कृत में अघोष ऊष्म वर्ण कौन सा है?
क्या पूछे साथियों, अघोष ऊष्म वर्ण पूछ ले संस्कृत में कौन सा है, तो अघोष ऊष्म वर्ण कौन सा बताएंगे साथियों, बताएंगे विसर्ग। क्या बताएंगे साथियों, विसर्ग को संस्कृत में क्या कहते हैं, अघोष ऊष्म करते हैं। अघोष संघर्षी वर्ण किसको संस्कृत में कहते हैं, तो तीनों सकार को कहते हैं। ठीक है, अब यहां आप देखिए कितना ज्यादा अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और चीजें आपके लिए पूछी जाती हैं जो वर्णमाला में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम संघर्षी की बात करें तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में यह सवाल पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में यह सवाल पूछा गया था। देखिए, अगर आप संस्कृत वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो मैं जब बैच में पढ़ाता हूं तो किससे पढ़ाता हूं, पाणिनीय शिक्षा से पढ़ाता हूं। एक चीज और मेरे साथ बुरी है, क्या बुरी है, हिंदी के बहुत सारे टीचर मुझसे नाराज रहते हैं, कहते हैं गुरुजी आप किताबें क्यों बता देते हैं, हमारी दुकानदारी बंद हो जाती है। मुझे यह लगता है कि आप अपने अनुसार चाहें, अपने अनुसार अगर आप चाहें तो किताबें ले लीजिए, अपने से पढ़ लीजिए, कोई जरूरत नहीं कोचिंग करने की, लेकिन आपका समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं किताबें भी बता देता हूं। तो एक पाणिनीय शिक्षा किताब है जो आपको कोई नहीं बताएगा। संस्कृत वर्णमाला अगर आपको पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है तो बिना पाणिनीय शिक्षा के आप नहीं पढ़ सकते हैं संस्कृत वर्णमाला। जब संस्कृत वर्णमाला की बात आएगी तो वहां से हम आपको पढ़ाते हैं। हां, तो हम आपको क्या बता रहे थे कि जो संघर्षी तरह का सवाल है, हां स्पर्श संघर्षी, और एक तो स्पर्श संघर्षी हो जाता है और एक होता है ऊष्म संघर्षी। ठीक है, एक हो जाता है स्पर्श संघर्षी और एक होता है ऊष्म संघर्षी। ये दो तरह के वर्ण हैं। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूकर मेरे मन को तूने, तो मन को नहीं छूना है। यहां पर जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी ध्वनि क्या करती है, कहीं ना कहीं स्पर्श करके बाहर निकलती है। जो हमारे उच्चारण अवयव हैं, हमारे उच्चारण अवयव क्या हैं, सबके पास वही है, आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है। और उच्चारण अवयवों की शुरुआत कहां से होती है, सबसे पहले कंठ से होती है। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, ये सबके पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमारी ध्वनि जो है वो छूकर जरूर निकलती है। अगर वो ध्वनि छूकर निकल रही है, जहां से भी छू रही उसको ही हम ध्यान में रखते हैं। अगर कुछ ध्वनियां ऐसी हैं कि जिनके उच्चारण में कंपन होता है, यानी संघर्ष होता है, अब इतना संघर्ष, इतना आग नहीं उगलने लगते हैं आपकी ड्रैगन बन जाएंगे, संघर्ष होता है। तो एक तो हमारी स्पर्श ध्वनियां हैं, कहां से, क से लेकर म तक का वर्ण, क से लेकर म तक वर्ण, यानी जो पांचों वर्ग हैं, क से च, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये जो पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्गों में अगर हम उच्चारण करते हैं तो हमारी ध्वनि कहीं न कहीं जरूर छूती है। हमारी जिह्वा या जितने भी उच्चारण अवयव हैं वो संघर्ष करते हुए ध्वनि निकलती है। जैसे मतलब स्पर्श करते हुए ध्वनि निकलती है। लेकिन इसी में एक हमारी जो है वो है च वर्ग। जब हम च वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा क्या करती है गुरु, थर्रा जाती है। कैसे थर्राती है, च, छ, ज, झ, इया, कैसे लगता है, च, छ, ज, झ। इसमें क्या हो रहा है, और हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। यानी पहली विशेषता तो उसकी क्या हो गई भाई कि यह स्पर्श है, क्योंकि क से म तक के जितने वर्ण हैं स्पर्श हैं, लेकिन बाकी के वर्ण जो हैं उनको उच्चारित अगर हम करते हैं तो हमें ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो च वर्ग में ये स्पर्श संघर्षी की विशेषता आ जाती है। और ऊष्म संघर्षी की विशेषता किसमें आ जाती है, जहां पर ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म का मतलब यह है कि यहां संघर्ष होता है स्पर्श वाले में, और यहां क्या निकलता है, गर्म वायु निकलती है। क्या निकलती है, गर्म वायु। ऊष्म वर्ण इसीलिए इसको कहा जाता है। तो तीनों शकार में अगर आप उच्चारण करके देखें तो हमें गर्म वायु देखने के लिए मिलती है, गर्म वायु उसमें निकलती है। चलिए, अभी अभी मैंने बताया था कि एक वर्ण है जिसे हम स्वर यंत्र मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्वर यंत्र
मुखी कहते हैं। अब भैया इसे स्वर यंत्र मुखी क्यों कहते हैं और कौन सा वर्ण है जिसे हम स्वर यंत्र मुखी कहते हैं? तो 3 तरह के वर्ण हैं जिनको स्वर यंत्र मुखी कहा जाता है। आज नोट कर लेना, जो हमारा ह है स्वर के साथ लगा हुआ ह स्वर यंत्र मुखी है, बिना स्वर का हलंत वाला ह भी स्वर यंत्र मुखी है, और साथियों जो हमारा विसर्ग है यह भी हमारा स्वर यंत्र मुखी है। अब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि स्वर यंत्र मुखी में कितने वर्ण होते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे कि स्वर यंत्र मुखी में 3 वर्ण हमको मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? एक तो हमारा ह स्वर के साथ वाला, एक हमारा ह जो बिना स्वर वाला है, और एक हमारा जो विसर्ग है। तीनों को हम किस में रखते हैं? स्वर यंत्र मुखी में रखते हैं। किस में रखते हैं? स्वर यंत्र मुखी में रखते हैं। चलिए, अब अगर इसी तरह से सवाल आपसे साथियों पूछ ले जिह्वा मूलीय, क्या पूछे? जिह्वा मूलीय। अब आपसे सवाल पूछे कि हिंदी वर्णमाला में जिह्वा मूली वर्ण कितने हैं साथियों, तो आप क्या जवाब देंगे कि जिह्वा मूली वर्ण कौन से हैं? तो जिह्वा मूली वर्णों की संख्या कौन सी है साथियों? तो ये है ख। ध्यान रखिएगा, ये वाला ख नहीं होगा। ख के तरफ इधर क्या होगी? एक बिंदी होगी और एक हलंत होगा। इसी तरीके से ग के तरफ एक बिंदी होगी और यहां पर एक हलंत होगा। तो इसको क्या कहेंगे? हिंदी वर्णमाला में 2 जिह्वा मूली वर्ण भी हैं। जिह्वा मूली वर्णों में इस तरह से बिंदी लगी होगी। ध्यान से दूरबीन से इसको देख के आपको याद करना है, जिससे ये कभी गलत न हो आपसे। ठीक है, जिह्वा मूली। जिह्वा मूली में एक वर्ण आपका और आएगा, वही क के पहले बिंदी और एक हलंत आ जाएगा। तो जिह्वा मूली वर्णों की संख्या कौन सी हो जाएगी? क ख ग, तीनों के नीचे हलंत और पहले आपको एक बिंदी वाला वर्ण देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा देखिए कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो बहुत कम सवाल में आते हैं, बहुत कम सवाल में, मतलब बहुत कम पूछे जाते हैं और कम लोग जानते हैं। चलिए आपको उन वर्णों की भी मैं पहचान करा देता हूं। जैसे कुछ वर्ण हैं आपके कंठ वाले। कुछ वर्ण कौन से हैं? कंठ वाले हैं। तो वो आप देखिए कौन से कंठ वाले वर्ण हैं जो हमसे अक्सर छूट जाते हैं। चलिए अब देखिए, जो हमारा ओ है, ओ क्या है? यह हमारा कंठ है। आ भी हमारा क्या है? कंठ है। अब बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, अब बहुत सारे साथी यह नहीं जानते हैं कि भैया ये क्या है, किस खेत की मूली है ये। तो आपको बता दूं, ये वाला जो है पाली भाषा का है, और ये वाला अ किससे संबंधित है? ये वाला अ है, देखिए जहां पर भी ओ का आधा उच्चारण करना पड़े, ओ का आधा उच्चारण जहां करना पड़े साथियों, ओ का जहां पर आधा उच्चारण करना पड़े, वहां पर क्या हो जाता है? ये वाला अ जाता है। जैसे हम क्या लिखते हैं साथियों? डॉक्टर लिखते हैं। तो डॉक्टर में ओ का आधा उच्चारण किया जाता है, ओ का आधा उच्चारण किया जाता है, इस वजह से ये अ है। यानी ओ तो हमारा पूरा है, जहां पर ओ से आधा उच्चारण किया जाए वहां पर क्या हो जाता है? अ हो जाता है। और इसका उच्चारण स्थान कहां पर होता है? बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान साथियों कहां होता है? कंठ में होता है। नई जानकारी लगे तो लाइक करके जाइएगा, नई जानकारी लगे तो लाइक करके जाइएगा साथियों। अब एक और मजेदार जानकारी आपको और दे रहा हूं, बहुत नए नए फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, क्योंकि एलटी की परीक्षा कौन लेता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लेता है। और इसको हल्के में मत लीजिएगा, चीजों को थोड़ा सा अच्छे से करके डिफाइन करके कठिन करके पढ़िएगा, तभी मजा आएगा। एक और तथ्य आपके सामने लेकर आ रहा हूं साथियों, आपको बताना है कि अगर कोई वर्ण अ है, अगर कोई वर्ण केवल अ है,
अगर कोई वर्ण केवल अ है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? अगर कोई साथी बता देगा तो उसको सफेद वाला रसगुल्ला मैं तुरंत खिलाऊंगा। चलिए रसगुल्ला बनाना तैयार कर रहा हूं भैया, रसी पक गई है और ये आपका व्हाइट रसगुल्ला छेना वाला तैयार हो गया है। अब जो भी साथी इसका उच्चारण स्थान बता देगा, ये वाला रसगुल्ला उसके घर में डिलीवर कर रहा हूं। फटाफट जवाब देना है। आपको जवाब देना है कि मैंने बड़ा आ तो आपको बता दिया था, बड़ा आ के ऊपर अर्धचंद्र, वो उसका उच्चारण स्थान मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब आपको बताना है कि अगर अ अकेले रहेगा और उसके ऊपर चंद्र लगा रहेगा तो इसका उच्चारण स्थान किस में जाएगा? फटाफट बता दीजिए और ये रसगुल्ला लेकर जाइए। चलिए मैं बता रहा हूं, मूर्धन्य। रसगुल्ला बच गया मेरा, रसगुल्ला बच गया मेरा। चलिए मैं ही खा लेता हूं। चलिए ये रसगुल्ला मेरा हो गया, डॉक्टर अम्बरीश का। ठीक है, कोई नहीं बता पाया। अब ध्यान रखिएगा, ये कंठ से इसका उच्चारण नहीं होगा, ह्रस्व में आएगा तो ये मूर्धन्य में इसका उच्चारण होगा। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नई नई चीजें आज आपको मैं बता रहा हूं। चलिए इसी तरीके से मान स्वर कितने हैं? अच्छा ये वाला भी अगर आप जवाब दे देंगे तब भी रसगुल्ला बता देंगे, ये भी आपको दे देंगे। रसगुल्ला भाई है अभी, चलो मैं नहीं खाता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, अगर आप बता दिए तो रसगुल्ला ले जाइए। मान स्वर, मान स्वर कितने हैं? वर्णमाला ही चल रहा है तो फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। रसगुल्ला छोड़ दिए हैं, मान स्वर अगर कोई बता देगा इनकी संख्या कितनी है तो रसगुल्ला ले जाइए। चलिए भैया संगीता चौहान ने बता दिया है, सबसे पहले रसगुल्ला एक ही है, तो संगीता चौहान जी को यह रसगुल्ला मुबारक हो। इसीलिए सरल सवाल पूछ लिया था कि रसगुल्ला मेरा बेकार न जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? महाप्राण का मतलब यह होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक निकालनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक निकालनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं महाप्राण ध्वनि। उसे क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब ये जो महाप्राण ध्वनियां हैं, यह इसका सही जवाब क्या होगा? तो पहला वर्ण जो है वो ह्रस्व होता है, मतलब कम उच्चारण किया जाता है। सुगर हो जाएगा। अच्छा, जैसे क हमने कहा तो कम प्राणवायु निकलेगी, ख ज्यादा, ग कम, घ ज्यादा, इस तरीके से है। तो ठ जो है वह हो जाएगा महाप्राण। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? चलिए अब देखिए, ये नए सवाल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे ही सवाल आपके लिए परीक्षा में आएंगे। अब आपको बताना है कि कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद किए हैं। ठीक है, तो ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं। जितेंद्र जी ने एकदम सही जवाब दिया है, 4। अब ये 4 हैं कौन से? 4 हैं कौन से? तो एक तो उन्होंने कहा अल्प प्राण, एक को कहा महाप्राण, एक को कहा अघोष और दूसरे को क्या कहा? सघोष कहा। प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है?
प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो अभ्यांतर और बाह्य। अब अगर आप टीजीटी का पेपर उठा के देखें, टीजीटी 2021 का पेपर उठा के देखें, तो वहां पूछा गया था अभ्यंतर होता है या आभ्यंतर होता है। यानी यहां पर पूछा गया था कि शुद्ध रूप इसका क्या है, आभ्यंतर या अभ्यंतर। अब लोग आप सब कमेंट करके बताएं कि एक सही है या दो सही लिखा है। फटाफट कमेंट करके बताएं, आभ्यंतर और अभ्यंतर में एक सही लिखा है या दो सही लिखा है। चलिए फटाफट बताइए। अभी फटाफट बताइए। एक सही है, नम्रता जी कह रही एक, रंजीत द्विवेदी एक, प्रशांत जी एक, पूनम जी एक, कल्पना जी एक, जितेंद्र जी आभ्यंतर, सोनालिका जी आभ्यंतर, प्रिंस एक, शशि साहू दो, मीना चौधरी एक। इससे एक चीज स्पष्ट हो जा रही है कि मेरी बात आप लोग सुनते ही नहीं हैं। मेरी बात आप लोग सुनते ही नहीं हैं। मैंने बार बार कहा है कि कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहें। अब देखिए यहां पर एक शब्द होता है अभिधन अंतर, अभिधन अंतर, यही होता है। अब देखते हैं यहां पर हम अगर अंतर शब्द है और यहां पर ई हो गया है तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, ई का या हो जाएगा और मात्रा निकलेगी तो अभ्य हो जाएगा। ठीक है, और अंतर हो जाएगा। तो एक नियम तो आपका यह कहता है कि अभ्यंतर हो सकता है, लेकिन यहां जो सही है वह है आभ्यंतर। कौन सा सही है? चलिए मथते रहिए, आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, अभ्यंतर नहीं होता, आभ्यंतर होता है। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतरिक शब्द। ठीक है, दूसरा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने क्या किया है? 4 माना है। अगला सवाल, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आपको बताना है कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब देखिए यह बहुत ही आसान सा सवाल है, यहां पर कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको परेशानी हो। पश्चिमी हिंदी की बोली आपको बताना है। देखिए पश्चिमी हिंदी का मतलब है कि ब्रजबुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। क्या है? हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। इस तरह से अगर आप इसको याद रखेंगे तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर जो ये बोलियां हैं, इन बोलियों से भी सवाल बनता है। इन बोलियों से भी सवाल बनता है। कैसे बनता है दिखाता हूं। जैसे पिछली बार एक परीक्षा में नेपाली से सवाल पूछा गया। किससे सवाल पूछा गया? नेपाली से। आप कहेंगे गुरुजी नेपाली कहां आती है? तो मैं बताता हूं। देखिए जैसे हम पूर्वी पढ़ते हैं, पश्चिमी पढ़ते हैं, इसी तरह से पहाड़ी पढ़ते हैं।
तो पहाड़ी हिंदी में दो बोलियां हमारी प्रमुख हैं, कौन सी? गढ़वाली और कुमाऊनी। लेकिन उसी के अंतर्गत हम नेपाली को भी पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? नेपाली को भी पढ़ते हैं। ठीक है। अब गोरखाली और खसखुरा, गोरखाली, यह सवाल पूछा गया था कि गोरखाली या खसखुरा ये किससे संबंधित भाषाएं हैं। ठीक है। अब ये खसखुरा जो है, खसखुरा यह किन लोगों की भाषा है? तो यह खस लोगों की भाषा है। और खस क्या है? एक अपभ्रंश भी है। खस क्या है? एक अपभ्रंश भी है। तो यहां सवाल जो बनता है, जैसे बनेगा कि खसखुरा, इनमें से खसखुरा किससे संबंधित है? तो ये जो गोरखाली है या जो खसखुरा है यह किससे संबंधित है? तो यह खस लोगों की भाषा है। और नेपाली आवंत्य अपभ्रंश से सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार खस अपभ्रंश से और भोलानाथ तिवारी के अनुसार सौरसेरी अपभ्रंश से निकली है। यानी नेपाली को लेकर बहुत सारे सवाल बनते हैं, नेपाली को लेकर बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो नेपाली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, एक सवाल तो यहीं पर बन जाता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि अब देखिए यहां पर जैसे हमने लिखा ग्रियर्सन के अनुसार, साथियों आपसे पूछेगा कि ग्रियर्सन ने नेपाली का अपभ्रंश क्या माना है? तो आवंत्या माना है। इसको नोट कर लीजिएगा, आवंत्या अपभ्रंश से उन्होंने नेपाली का जन्म माना है। सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार खस अपभ्रंश से, किस अपभ्रंश से? खस अपभ्रंश से नेपाली का जन्म हुआ है। भोलानाथ तिवारी का पूछेगा साथियों, भोलानाथ तिवारी के अनुसार नेपाली का जन्म किससे हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो यह तो आपने देख लिया। नेपाली की लिपि कौन सी है? तो यहां पर नेपाली की लिपि से सवाल जोड़कर पूछा जाता है। तो नेपाली की लिपि कौन सी है साथियों? देवनागरी है। ठीक है। नेपाली की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। और यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब यहां पर एक चीज और पूछेगा, पैसाची और कैकेय अपभ्रंश। क्या पूछेगा? पैसाची और कैकेय अपभ्रंश से संबंधित भाषाएं कौन सी हैं, भले वो ऑप्शन में ही रहे। तो पैसाची या कैकेय अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है? तो इन दोनों से किसका जन्म हुआ है? पंजाबी का जन्म हुआ है। अब आप देखिए कि ऑप्शन में आपको ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, डोगरी भी मिल रही है, जबकि यह हिंदी से संबंधित नहीं है। तो इसी तरीके से यह पंजाबी भी आपका ऑप्शन में रखा जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप इसका जवाब गलत कर देंगे। ठीक है। चलिए, इसी तरीके से एक अपभ्रंश और आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ब्राचड अपभ्रंश। क्या पूछा जाएगा साथियों? ब्राचड अपभ्रंश पूछा जाएगा। ब्राचड अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है? तो ब्राचड अपभ्रंश से जन्म हुआ है साथियों सिंधी का। ब्राचड अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है? तो ब्राचड अपभ्रंश से जन्म हुआ है साथियों सिंधी का। ठीक है। और यहां तक नहीं, एक बार पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सी बोली सिंधी से संबंधित है, मतलब यहां तक सवाल पूछ लिया था। तो सिंधी की संबंधित कौन कौन सी बोलियां हैं यह याद रखिएगा। एक बोली है बिचौली, बिचौली, सिरैकी, लासी, थरेली और कच्छी। कच्छी का मतलब जो कच्छ वाला क्षेत्र है। तो ये जो बोलियां हैं और इसकी अपनी लिपि है, सिंधी की अपनी लिपि है लंडा, लेकिन अब ये गुरुमुखी में भी लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? गुरुमुखी में भी यह लिखी जाती है। तो इसके विषय में भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से आपसे
और एक भाषा पूछेगा जो हिंदी तर भाषा है, हिंदी में नहीं है वो, गुजराती। गुजराती का जन्म किससे हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? सौर सेनी से हुआ है। किससे हुआ है गुजराती का जन्म? सौर सेनी से हुआ है। ठीक है, चलिए बाकी मराठी आप जानते ही हैं, महाराष्ट्री से। एक यहां पर और आप पूछेगा उड़िया। उड़िया, असमिया और बांग्ला, ये तीनों पूछेगा। तो उड़िया, असमिया और बांग्ला, ये तीनों जो क्षेत्र है, यहां ये किस अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है? तो यह तीनों का जन्म किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इसी में हिंदी की भी एक है, कौन सी? बिहारी। क्योंकि बिहार क्षेत्र, पहले ये तीनों राज्य बिहार में ही मिले हुए थे, बाद में इसको अलग कर दिया गया। तो मागधी अपभ्रंश को इससे हम जोड़कर याद रखेंगे, क्योंकि यहां से भी सवाल आपके लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तो बाद की हो गई। अब यहां पर जो हिंदी वाली हैं, उनसे भी इनकी विशेषताएं पूछी जाएंगी कि किस बोली की क्या विशेषता है। ठीक है, जैसे अब आपसे पूछेगा साथियों कि जैसे अवधि में संज्ञा के कितने रूप प्रचलित हैं? क्या पूछेगा? अवधि में संज्ञा के कितने रूप प्रचलित हैं? संज्ञा के कितने रूप प्रचलित हैं? अब इसका जो सही जवाब दे देगा उसको इस बार पीला वाला रसगुल्ला खिलाएंगे। चलिए तैयारी कर लीजिए, ये लीजिए पीला वाला रसगुल्ला आपके लिए तैयार है। सही जवाब देने वाले को ये पीला वाला रसगुल्ला खिलाया जाएगा। सवाल है, अवधि में संज्ञा के कितने रूप प्रचलित हैं? अवधि में संज्ञा के कितने रूप प्रचलित हैं? फटाफट बताइए, यहां नाम लिख दूं मैं। अवधि में संज्ञा के कितने रूप प्रचलित हैं? देखते हैं ये मोहन भोग वाला बढ़िया सा रसगुल्ला किसके नाम पर जाता है। तो आज का रसगुल्ला जा रहा है शशि साहू को। चलिए बधाई हो शशि जी आपको। तो शशि जी को यह रसगुल्ला जा रहा है। एकदम आपने सही जवाब दिया है, 3 रूपों में। देखिए अब जो अवधि क्षेत्र से हैं उनको क्या कहते हैं? इसी तरीके से बुलाया जाता है। जैसे क्या कहेंगे? अपने बच्चे को कोई प्यार करेगा तो कैसे प्यार करेगा? बेटा, बेटवा, ए हमार बेटौना, ऐसे बुलाते हैं ना। यानी 3 रूपों में संज्ञा का रूप देखने को मिलता है, बेटा, बेटवा, बेटौना ना, इसी तरह से बुलाया जाता है। यानी संज्ञा के 3 रूप वहां पर प्रचलित हैं। ठीक है, अब एक चीज और आपसे पूछा जाएगा कि आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा कि किस भाषा में स्वार्थे प्रत्यय वा का प्रयोग किया जाता है? क्या? स्वार्थे प्रत्यय वा का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है? किस बोली में किया जाता है? तो चलिए इस बार गुरु आपको हम ये ग्रीन बर्फी खिलाते हैं या ग्रीन पेड़ा खिलाते हैं। जो सही जवाब देगा उसके लिए इस बार ग्रीन पेड़ा दिया जाएगा। फटाफट जवाब दीजिए। आपका सवाल है कि स्वार्थे प्रत्यय वा का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है या किस बोली में किया जाता है? स्वार्थे प्रत्यय वा का प्रयोग किस भाषा में या किस बोली में किया जाता है? तो इस बार फिर से संगीता जी को यह दिया जा रहा है ग्रीन बर्फी। ठीक है, आपस में बांट के खा लीजिए, ज्यादा मत खाइएगा। आप सारा सवाल सही बता रहे हैं। स्वार्थे प्रत्यय वा का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं? जैसे कहेंगे, ए भैया देखा मुड़वाए बा का,
क्या कहेंगे, मोर। मोर में स्वार्थे प्रत्यय वा का प्रयोग करेंगे और क्या कहेंगे, मोरवा, घरवा, खेतवा न, इस तरीके से स्वार्थे प्रत्यय वा का प्रयोग यहां पर किया जाता है। ठीक है, बाकी ने परसर्ग प्रयोग अवधि में नहीं किया जाता, यह कई बार यहां से सवाल पूछा गया है। ठीक है, हाँ, एक और सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखते हैं कितना लोग सही जवाब दे पाते हैं। किस बोली में हा का प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया जाता है? हा का, यानी शब्द के अंत में हा को जोड़ ही दिया जाता है, हा को जोड़ ही दिया जाता है। जैसे निकहा, कहते नहीं बेकार कहा, इस तरीके से उसमें हा को जोड़ दिया जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, तो विशेष निर्माण में हा का प्रयोग किया जाता है, विशेष निर्माण में हा का प्रयोग किया जाता है, और यह बोली हिंदी के काफी करीब है। कौन सी बोली है? बघेली, अवधि के बहुत करीब की बोली है, यानी बहुत सारी बोलियों में इसमें क्या है, सिमिलरिटीज हैं, तो यह आपको याद रखना है। चलिए अब और सवाल आपसे पूछते हैं, एक अंतिम सवाल, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जैसे किस भाषा में ने कारक के बदले नए कारक का प्रयोग किया जाता है? ने कारक के बदले नए कारक का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। और ये जो सही जवाब देगा साथियों, उसको हम इस बार ये वाली काजू कतली खिलाएंगे। इस बार मिठाई चेंज कर रहे हैं, आप लोग शिकायत कर रहे थे कि सर मीठा ज्यादा हो जा रहा है, तो इस बार ये काजू कतली आप लोगों के लिए बन रही है, और ये काजू कतली बन के तैयार भी हो गई। इस बार आप सबको जवाब देना है कि किस भाषा में ने कारक के बदले नए कारक का प्रयोग किया जाता है। ने कारक के बदले नए कारक का प्रयोग किसमें किया जाता है? और हां, अगर संगीता जी और जिन लोगों ने मिठाई जीती है अभी तक, वो लोग अगर गलत जवाब देंगे तो क्या होगा, उनसे मिठाई छीन भी ली जाएगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर ने कारक के बदले नए कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा उसने, क्या हमने कहा? उसने, तो उसने का वो क्या कहेगा? उसने कहेगा। तो ये जो राइट आंसर होगा साथियों, यह, हाँ, इतना महंगी नहीं खाएंगे। चलिए मैं बताता हूं, ब्रज भाषा की ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो आजकल आप लोग देखेंगे कि कौन सा किससे जन्मा हुआ ब्रज से ये सवाल नहीं पूछ रहा है। आजकल क्या सवाल पूछ रहा है कि किसकी क्या विशेषता है, यह सवाल पूछने का ट्रेंड आ गया है। तो इस ट्रेंड के अनुसार हम लोगों को तैयारी करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा ये ओकार बहुला बोली है, इसमें क्या कहा जाएगा? जैसे हमने कहेंगे झगड़ा ना, तो झगड़ा को वो क्या कहते हैं? झगड़ो। क्या कहेंगे? मारो से झगड़ो ना करो ना, तो झगड़ा को क्या कहते हैं? झगड़ो कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? मारो से झगड़ो ना करो, झगड़ो। ओ की ओकार बहुला है। इसी तरीके से अगर कोई कहे काला है, तो कहे ये लड़का कारो है। क्या है? कारो है। तो कारो लड़को झगड़ो करे से, तो काला लकड़ा क्या कर रहा है? झगड़ा कर रहा है। तो ये ओ की मात्रा इसमें लगा दी जाती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं।
अब यहां पर एक और बोली की बात आपसे करेंगे, बहुत मजेदार चीज आपसे पूछने के लिए मैं आ रहा हूं। जैसे किस बोली में स के बदले छ का प्रयोग किया जाता है और च के बदले स का प्रयोग किया जाता है? जैसे अगर उनको कहना है सीढ़ी, तो सीढ़ी के बदले वो क्या कहेंगे? छीढ़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? छीढ़ी कहेंगे। अगर उनको चीनी कहना है तो चीनी के बदले वो क्या कहेंगे? सीनी कहेंगे। अगर उनको चाचा कहना है, उनको अगर चाचा कहना है तो वो सासा कहेंगे। ठीक है, अब ये आपको बताना है। और इस बार जो है देसी घी का लड्डू जो है वह आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। किस बोली में स के स्थान पर छ, च के स्थान पर सा का प्रयोग किया जाता है? अगर उनको सीढ़ी बोलना है तो छीड़ी बोलेंगे, चीनी बोलना है तो सीनी बोलेंगे, चाचा बोलना है तो सासा बोलेंगे। अब इस बार सही जवाब आया है शशि का। इस बार सही जवाब आया है शशि का। तो शशि जी को पुनः मुबारक हो। राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली भाषा। बुंदेली जो बोली है इसमें क्या किया जाता है कि स के बदले छ, च के बदले सा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाषा है, ये मजेदार भाषा है। चलिए अब चलिए एक और लेते हैं। चलिए एक और लेते हैं, फिर अगला सवाल, लास्ट सवाल है ये। इसके बाद ये सवाल बदल देंगे। आप लोग भी एक सवाल देखते देखते बोर हो जाते हैं। हाँ चलिए, यहां पर क्या है कि अगर आपको है बोलना है तो वो लोग है नहीं बोलते हैं। अगर है बोलना है तो है भी नहीं बोलेंगे। हूं बोलना है भैया, हूं भी नहीं बोलेंगे। और हो अगर बोलना है तो हो भी नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? है के बदले सै बोलेंगे, हैं के बदले सै बोलेंगे, और हूं के बदले सू बोलेंगे, और हो के बदले सो बोलेंगे। अब तो गुरु जवाब दे ही दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया है सवाल। और आजकल अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर जानते हैं आपके साथ क्या किया जाए? अरे नकिया पकड़ के इसे रगड़ दे, इसे झुटैया उपार के मारे। जुटाई समझते हैं कि नहीं? बाल। तो अगर इसका सवाल, ये सवाल का जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हैं तो सब समझिए बेकार है। मतलब आजकल का ट्रेंड ये है कि हर व्यक्ति ये गाने जरूर सुनता है इसके। तो इस बार सही जवाब आया है स्वाति। स्वाति जी का इस बार सही जवाब आया है। स्वाति जी ने एकदम सही जवाब दिया है। यार आप लोग इतने हरियाणवी गाने सुनते हो आजकल, मतलब हर व्यक्ति हरियाणवी गाने पे झूम रहा है। कहते नहीं है तेरे से ना, सू से, वो यही तो कहते हैं ना। हरियाणवी गाना कोई भी गाना पकड़ लो आपको से मिल जाएगा। मारो बालम थानेदार चलावे, विस्की, विस्की क्या कहते हैं? जिप्सी। वहां भी देखिए तो से सै सू सौ का प्रयोग किया गया है। सांप जैसे करता है सै सै सू सू सौ ना, आधानी से याद रखिए। अब अभी मजाक मजाक में हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो काम देगा, नहीं तो बाद में परीक्षा के समय तो और प्रेशर रहता है ना। अगला सवाल, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताओ भैया। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत खतरनाक है। बड़ा आसान सा सवाल है। अच्छा जिप्सी चलाते हैं तब ठीक है। विस्मयादि बोधक, अगर हम इसकी बात करें तो कुछ ही वर्ण ऐसे हैं, कुछ ही वर्ण ऐसे, मतलब एक जो हमारा पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम जो हमारा है
यही हमारा हिंदी का है। बाकी जो चिन्ह हमको मिले हैं वह दूसरी भाषाओं से मिले हैं। ये हमारा केले चिन्ह जो है वो हमें हिंदी से मिला है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। चलिए थोड़ा फटाफट सवाल कर लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो होता है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। अगला सवाल, स्थिर शब्द का पर्याय क्या है? स्थिर शब्द का पर्याय क्या होता है? जो व्यक्ति अडिग रहता है उसको स्थिर कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है, स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। तो लड़ियां किसमें होती? माले में होती है, तो यहां पर कड़ियां होगी। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। अब प्रणाली क्या है? प्रणाली स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए यहां पर बदलनी होना चाहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है। मुझे बड़ी भूख लगी है। अब भूख का मापन तो कर नहीं सकते कि 1 इंच की, 2 इंच की है कि 1 हाथ की भूख लगी है, तो इसलिए बड़ी न होकर यहां पर हम बहुत शब्द का प्रयोग या खूब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, तो इस तरीके से यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमवान का पर्याय क्या है? हिमवान का पर्याय क्या है? नगपति शैल, हिमगिरि, हिमाचल, या आप हिमाद्री कह सकते हैं। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो नाग का मतलब करी, हस्ती, गज, कुंजर, गजेंद्र और द्विरद इत्यादि भी इसके अर्थ होते हैं। तो यहां पर नाग का मतलब क्या हो गया? हाथी हो गया। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत आसान से है, दुर्लभ होना। इत्यलम में कौन सी संधि है? इत्यलम में कौन सी संधि है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि या, व, र, ल, अगर आधा अक्षर इसके पहले कोई लिखा हो तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि यण संधि है। यानी य, व, र, ल के पहले अगर कोई आधा अक्षर हो तो तुरंत आप क्या समझिएगा कि यह यण संधि है। तो ई का या, उ का वा, री का रा, री का ल हो जाता है ई को यणच से, तो यण स्वर संधि आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। पूर्वकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत, पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत। ठीक है, तो पूर्वकालिक भी होता है, तात्कालिक भी होता है और पूर्ण क्रियाद्योतक भी होता है। कृदंत जो होता है उसमें 20 का अव्यय का प्रकार नहीं है। ठीक है, भूतकालिक कृदंत जो है विकारी कृदंत का भेद है। किसका है? विकारी कृदंत का भेद है। ये विकारी कृदंत का भेद है ये। ठीक है, विकारी कृदंत के 4 भेद होते हैं। विकारी कृदंत के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रियार्थक, कर्तृवाचक, कर्तृवाचक, वर्तमानकालिक और भूतकालिक। तो यह 4 जो हो जाते हैं, मिल जाते हैं हमको विकारी कृदंत के रूप। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। अब यहां अगर हम देखें तो स्त्रीलिंग नहीं है। इसके लिए एक ही रास्ता हमारे पास है कि हम क्या करें कि इसमें वो कर दें। क्या कर दें भैया? प्रयोग कर लें वाक्य का। कैसे वाक्य का प्रयोग करेंगे? नदी बहती है, टोपी लगती है, उदासी होती है, पहिया चलता है। पहिया हो गया।
सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। विशेष का चयन करिए। विशेष का चयन इसमें आपको करना है। यह सवाल का जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगर आपके जवाब सही मिले तो ठीक है, गलत मिले तो कल मैं आके सबसे पहले इसका सही जवाब दूंगा कि सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन करिए। ठीक है, यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मजेदार सवाल है, परेशान मत होइएगा। जवाब कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा। अगर जवाब आप नहीं दे पाए तो मैं आके दूंगा कल। जिस समास में सब पद अथवा उसका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? समाहार। समाहार का मतलब है कि उसमें क्या होता है, दो पदों को जोड़कर एक कर दिया जाता है। यानी वह हमारा समास कौन सा हो जाता है साथियों? वो समास हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व। जैसे हमने कहा माता और पिता, पितरौ न, इस तरह से हमने कर दिया। भाई बहन, राजा और रानी, तो ये सब क्या है? आपका समाहार का बोध कराते हैं। माता पिता, भाई बहन, राजा रानी। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप देखिए कि जो ट्रेंड है पेपर में सवाल पूछने का वह क्या है कि आपसे परिभाषा पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। जो सीधे सीधे उदाहरण देकर सवाल पूछने की स्थिति थी अब वह बदल गई है। अब आपसे परिभाषा पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए साथियों थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिसमें उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। अब एकदम परिभाषा पर बेस सवाल पूछे जाएंगे, यानी किसी भी तरीके से रटंत विद्या वालों का कल्याण नहीं है। क्रिया के रूपांतर क्या कहते हैं? जिसमें कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं, अर्थात उसको क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं। दूसरा लड़का कहां गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? पहला, दूसरा, तीसरा, यह क्रमवाचक है। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? तो अदालत, सिरफिरा, चश्मा और तारीख। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा साथियों चश्मा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन धन अंग बराबर अनंग। तो आज का एपिसोड यहीं तक था। आपको अच्छा लगा होगा, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको मिले होंगे। अब आपको अगर हमारे नए स्वतंत्रता बैच से जुड़ना है तो इस नंबर पर करना होगा व्हाट्सएप। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता प्री और मेंस के अप्रोच से एक चैप्टर पढ़ाने के बाद उससे संबंधित महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए सवाल यानी मेंस राइटिंग के सवाल आपको दिए जाएंगे। आप सवालों को करके हमें देंगे, वो हम चेक करके आपको बताएंगे। इसके अलावा प्री और मेंस के अप्रोच से इस तरह से आपको सवाल भी सॉल्व कराए जाएंगे, पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी कराया जाएगा, और आपके पेपर से पहले आपको डेमो या टेस्ट पेपर भी आपको दिए जाएंगे, प्रैक्टिस भी आपकी कराई जाएगी, रिवीजन भी कराया जाएगा। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं स्वतंत्रता बैच में तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237 पर। और एक चीज जरूर बताइएगा कि आज के सवाल कैसे लगे, पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया, कुछ नया मिला हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट मुझे आप कर सकते हैं। फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।